हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ओके, तो जैसा कि हम हमारा डिस्कस सभी चैप्टर कर रहे थे, इंडिया सॉरी रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। ओके गाइस, तो देखिए अभी तक हमने क्या पढ़ा, क्या होते हैं रिसोर्सेज के टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद सारे टाइप हमने डिस्कस किए थे एंड देन नेक्स्ट व्हाट वाज दैट, डेवलपमेंट किया था हमने डिस्कस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट किया, अर्थ समिट के बारे में हमने जाना, ठीक है। उसके बाद हमने देखा रिसोर्सेज की प्लानिंग, ठीक है, रिसोर्स प्लानिंग कैसे क्या होती है, इंडिया में रिसोर्स प्लानिंग के बारे में हमने देखा। अब देखो उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, इसके बारे में भी हमने पढ़ा था। अब देखिए, अब यहाँ से हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं लैंड रिसोर्स के बारे में। देखिए रिसोर्स बहुत सारे हैं, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया था, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, उसके बाद आपके जो मिनरल्स हो गए, ठीक है, और मिनरल्स के साथ आपका लैंड हो गया, ह्यूमन रिसोर्स हो गया, तो ये सारी चीज़ें रिसोर्सेज के अंतर्गत तो आती हैं, लेकिन अब हमको इनके बारे में एक एक करके पढ़ना है। तो फिलहाल सबसे पहले जो यहाँ पे दिया गया है वो दिया गया है आपका लैंड रिसोर्सेज। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, मैं इसको साइड कर देता हूँ। वी लिव ऑन लैंड, वी परफॉर्म अवर इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑन लैंड एंड वी यूज इट इन डिफरेंट वेज, दस लैंड इज एन नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस। देखिए, इट सपोर्ट्स नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ, इकोनॉमिक वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स, ठीक है। देखिए लैंड जो है सारे रिसोर्सेज में सबसे इम्पोर्टेंट है। उसके होने का रीज़न क्या है, क्योंकि बाकी सारे रिसोर्सेज अगर कहीं से कनेक्टेड हैं तो वो लैंड से ही हैं, ठीक है। लैंड से हमको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। देखिए क्या क्या किन किन चीज़ों को लैंड सपोर्ट करता है, वेजिटेशन, वेजिटेशन का मतलब होता है जो प्लांट्स या जो पेड़ पौधे या जो भी हमारी क्या बोलते हैं क्रॉप्स होती हैं, वो सारी लैंड से ही रिलेटेड है, ठीक है। विदाउट लैंड पॉसिबल नहीं है कोई भी क्रॉप्स को ग्रो करना। वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड लाइफ कहाँ होती है, ऑब्वियसली लैंड पे होती है, ठीक है। ह्यूमन लाइफ लैंड पे होती है। सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का मतलब होता है हर वो एक्टिविटी जिससे आप किसी भी तरह से पैसा बना सकते हैं, ठीक है, इनकम जनरेट कर सकते हैं, तो वो सारी एक्टिविटीज़ भी कहाँ होती हैं, ऑब्वियसली लैंड पे होती हैं। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ठीक है। देखिए ट्रांसपोर्ट का क्या है, ट्रांसपोर्ट बहुत ज़रूरी है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए। देखिए रिसोर्सेज हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, ऑब्वियसली हमको इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करनी होती हैं, तभी हम रिसोर्सेज को इंपॉर्टेंट देते हैं। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करने के लिए फिर हमको ज़रूरत पड़ती है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ की, तो उनके लिए भी लैंड का होना बहुत ज़रूरी है। विदाउट लैंड के कोई भी रिसोर्स हमारे लिए यूज़फुल नहीं है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो लैंड है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स हमारे लिए है। अब देखिए यहाँ पे चार्ट है, हमारे लैंड को कुछ पार्ट्स में बांटा गया है। जैसे अगर हम बोलें तो हमारा 43% जो पार्ट है टोटल जोग्राफिकल एरिया जो हमारे कंट्री का है, उसका 43% पार्ट्स प्लेन्स हैं एंड 30% पार्ट जो है वो माउंटेन्स हैं एंड 27% पार्ट जो है वो प्लेट्यूज हैं। देखिए इन सब का अपना अपना सिग्निफिकेंस है, सभी का अपना अपना अलग अलग यूज़ है, वो हम आगे आगे इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ओके, देखिए आगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, Therefore, it is important to use available land for various purpose with careful planning. India has land under a variety of relief features. अब देखिए रिलीफ फीचर्स क्या होते हैं, जैसे सपोर्ट की पूरा अर्थ जो है, पूरा हमारा जो जितना भी जोग्राफिकल एरिया है वो सारा प्लेन होता, ठीक है, तो वो हमारे लिए यूज़फुल नहीं होता। क्यों नहीं होता वो मैं आपको आगे चल के यहाँ पे डिस्कस करूँगा। सपोज पूरा जोग्राफिकल एरिया माउंटेनियस ही होता तब भी हमारे लिए कोई काम का नहीं था वो, ठीक है। सपोज पूरा जोग्राफिकल एरिया प्लेट्यूज होता तब भी हम उसका उतना ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाते, ठीक है, क्योंकि हर एक टाइप का जो अलग टेरेन होता है, चाहे वो प्लेट्यू हो, चाहे माउंटेनियस एरिया हो, चाहे वो आपका प्लेन्स हो, ठीक है, उन सबका अपना अपना अलग अलग सिग्निफिकेंस है। अगर ये सारे ही सभी का अपन अलग अलग तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इंडिया हैज़ लैंड अंडर अ वेराइटी ऑफ रिलीफ फीचर्स। तो देखिए माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन्स एंड आइलैंड्स, इनको बोला जाता है रिलीफ फीचर। क्यों बोला जाता है आप अभी समझ जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जोग्राफिकली किसी भी कंट्री के लिए काफ़ी रिलीफ देने वाले ये फीचर्स होते हैं, ठीक। ओके, तो विच प्रोवाइड फैसिलिटी फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। देखिए ये कैसे फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। अगर आप बात करें माउंटेन्स की, ठीक है, माउंटेन अकाउंट फॉर 30% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कंट्री एंड एंश्योर पेरेनियल फ्लो। देखिए जरा अब मैं आपको क्लियरली बताता हूँ एक एक करके कि यहाँ पे इन सभी को रिलीफ फीचर्स क्यों बोला गया है।
ओह थोड़ा सा डिले हो गया, माफ़ कीजिएगा। ओके, तो मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ को रिलीफ फीचर्स क्यों इनको बोला गया है। देखिए, जो माउंटेन्स होते हैं, आपने देखा होगा कि ज़्यादातर जो रिवर्स होती हैं वो कहाँ से निकलती हैं, माउंटेन से निकलती हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, माउंटेन से जो रिवर्स निकलती हैं वो नॉर्मली पेरेनियल रिवर्स होती हैं। बहुत सारे रिवर्स हैं जो पेरेनियल रिवर्स है। पेरेनियल रिवर्स का मतलब होता है पूरे साल भर उनमें पानी रहता है, पूरे 12 महीने, पूरे ईयर के अराउंड उनमें पानी आपको देखने को मिलेगा। तो बहुत सारी, अच्छा ये तो पेरेनियल रिवर्स की बात हो गई। इसके अलावा बहुत सारी छोटी छोटी नदियाँ होती हैं जो माउंटेन से निकलती हैं। अब ये जो नदियाँ हैं जिनमें अगर पानी रहता है साल भर, तो ये हमारे बाद में यही नदियाँ कहाँ आती हैं, ये नदियाँ माउंटेन से नीचे उतरने के बाद ये आती हैं आपके प्लेन्स में, ठीक है। और प्लेन्स में एग्रीकल्चर लैंड के लिए या फिर हमारी पॉपुलेशन के लिए जो पानी की रिक्वायरमेंट होती है वो इनको पूरा करते हैं। तो माउंटेन्स हमारे लिए इस तरह से यूज़फुल है, ठीक है, बहुत ज़्यादा। और साथ ही साथ यहाँ पे जो वेजिटेशन होता है, जो प्लांट्स होते हैं, फ्लोरा फोना होता है, ठीक है, वो हमारी इकोलॉजी को मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है। अब देखिए, इसके अलावा एक और चीज़ यहाँ पे लिखी हुई टूरिज्म, ठीक है। अब जो टूरिज्म सेक्टर होता है वो काफ़ी ज़्यादा ग्रो करता है माउंटेनियस रीजन में, ठीक है, क्योंकि लोग जाना पसंद करते हैं माउंटेन वाले एरिया में, क्योंकि आजकल बहुत भाग दौड़ बड़ी ज़िंदगी हो गई है, तो लोग शहरों से ऊब जाते हैं, तो वो छुट्टियां मनाने के लिए माउंटेन्स में जाते हैं। तो इस तरह से वो यूज़फुल होती है, किस लिए, टूरिज्म के लिए, ठीक है। और इकोलॉजिकली तो वो इम्पोर्टेंट है ही है, ठीक है, वो क्योंकि CO2 का लेवल, ऑक्सीजन का लेवल, ये सारी चीज़ें वो मेंटेन करके रखते हैं। दूसरा, बहुत सारे मामलों में जो माउंटेन्स होते हैं या फॉरेस्ट होते हैं, तो वो आपका फ्लड को थोड़ा सा कंट्रोल करके रखते हैं, है ना। अबाउट 27% ऑफ द एरिया ऑफ द कंट्री इज द प्लेट्यू रीजन। अब देखिए, प्लेट्यू क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए, माउंटेन्स में आपको मिनरल्स उतने ज़्यादा नहीं मिलेंगे। मेनली मिनरल्स जो होते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट मिनरल्स होते हैं, अगर वो आपको कहीं मिलते हैं तो अर्थ पे ऐसे एरियाज़ में मिलते हैं जहाँ पे कोई प्लेट्यू हो, ठीक है। तो इस वजह से प्लेट्यू हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब सपोज हमारे पास प्लेट्यू नहीं होंगे तो हमारे लिए जो मिनरल्स है उसकी बहुत ज़्यादा कमी हो जाएगी। तो फिर हम उनको कहाँ से लेके आएंगे, हमको सब कुछ दूसरे कंट्री से अगर इंपोर्ट करना पड़ेगा तो बहुत महंगा पड़ेगा, ठीक है। उससे हमारा जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें किस चीज़ की ज़रूरत है कि हमारे पास प्लेट्यूज भी हों, जो कि हमारे पास बहुत अच्छे परसेंट में 27% पार्ट जो है हमारे कंट्री का वो प्लेट्यूज के अंतर्गत आता है। अब देखिए, सेकंड है, लास्ट है आपका प्लेन्स, ठीक है। मान लीजिए किसी कंट्री के पास माउंटेन्स हैं एंड प्लेट्यूज हैं, ठीक है, लेकिन उसके पास प्लेन्स नहीं है। उस कंडीशन में क्या प्रॉब्लम क्रिएट होगी कि आप माउंटेन्स पे एग्रीकल्चर नहीं कर सकते, ठीक है, आप खेती नहीं कर सकते हो, ना ही आप प्लेट्यूज में, क्योंकि प्लेट्यूज की ज़मीन होती है वो थोड़ी सी पथरीली टाइप की होती है, वो उतना ज़्यादा आप बोल सकते हैं कि अच्छी ज़मीन नहीं होती है, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना, प्लेन्स चाहिए। प्लेन्स में क्या फ़ायदा होता है, माउंटेन से जो रिवर्स आती हैं वो नॉर्मली प्लेन्स में लैंड करती हैं, तो अब वहाँ पे काफ़ी अच्छा देखो सॉइल की जो क्वालिटी होती है प्लेन्स में वो बहुत अच्छी होती है, और वाटर रिसोर्सेज भी जो इन नदियों की वजह से, माउंटेन से आने वाली नदियों की वजह से काफ़ी अच्छी मात्रा में अवेलेबल होते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, प्लेन्स में बहुत अच्छे तरीके से हम क्रॉप्स को लगा सकते हैं, ठीक है। और प्रोडक्शन, बहुत हाई प्रोडक्शन होता है। MP में अगर आप देखें, यूपी बिहार वाला एरिया जो है वहाँ पे बहुत अच्छी ज़मीनें उपलब्ध हैं, ठीक है, और वहाँ पे बहुत अच्छा प्रोडक्शन होता है, ठीक। तो अब हमारे कंट्री का अगर आप मैप देखोगे, यहाँ का जो लैंड एरिया है, तो उसमें देखिए तीनों आपको बहुत अच्छी मात्रा में देखने को मिलेंगे, ठीक है। प्लेन्स हो गया 43%, प्लेट्यूज हो गए आपके 27% एंड माउंटेन्स हो गए 30%। तो एक बहुत ही अच्छा मिला जुला एक स्ट्रक्चर हमारे पास है, तो इसके लिए हमें काफ़ी थैंकफुल होना चाहिए गॉड का। ओके, अब देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं लैंड यूटिलाइजेशन के बारे में, कि हमारे यहाँ जो लैंड है उसका किस तरह से यूज़ हो रहा है। तो उसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। देखिए, किसी भी चीज़ के बारे में अगर हमको स्टडी करनी है तो सबसे पहले उसका डिवीज़न होना चाहिए कि हमको किस तरह से इसको पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे लैंड को कुछ अलग अलग पार्ट्स में बांटा गया है। देखते हैं वो पार्ट्स, अलग अलग पार्ट्स कौन कौन से हैं, ठीक। नंबर 1 पहला है आपका फॉरेस्ट, ठीक है। तो फॉरेस्ट का तो आप यूज़ समझ ही चुके हैं क्या है, वो मैं आपको ज़रूरी नहीं समझता कि आपको बताना है, आपको पता होना चाहिए फॉरेस्ट का यूज़ क्या है, ठीक है। उसके बाद सेकंड है लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। देखिए, सेकंड नंबर की ज़मीन है वो इस तरह की लैंड है आपकी जो कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल नहीं है। अब इसमें दो टाइप की लैंड्स आती हैं, ठीक है। पहला है बैरन एंड वेटलैंड। बैरन का मतलब होता है बंजर भूमि, ठीक है, जिसमें किसी भी तरह का कल्टीवेशन हो नहीं सकता, ठीक है। अगर आप वहाँ पे कोई क्रॉप लगाओगे तो वो ग्रो नहीं करेगी, इससे आपका नुकसान होगा। वेटलैंड तो उसको हम छोड़ देते हैं, ठीक है, उसका यूज़ नहीं करते हैं। सेकेंड है लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूजेज, एग्जाम्पल बिल्डिंग, रोड्स, फैक्ट्रीज। अब देखिए,
सेकंड पॉइंट क्या था हमारा, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, ऐसी ज़मीन के बारे में बात कर रहे हैं जो कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल नहीं है। तो पहला तो इसमें बैरन एंड वेस्टलैंड मैंने बता दिया, ठीक है, जो ज़मीन योग्य नहीं है खेती करने की, तो वहाँ पे थोड़ी ना हम कोई क्रॉप लगाएंगे, है ना। सेकंड है कुछ ज़मीन ऐसी है जो कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल तो थी, ठीक है, उसको आप यूज़ कर सकते थे, लेकिन वहाँ पे उसका यूज़ किस लिए हो गया, नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के लिए, जैसे बिल्डिंग्स बन गई हैं, बड़ी बड़ी ऑफिसेज बन गए हैं, रोड्स बन गया, फैक्ट्रीज बन गए हैं। देखो कोई भी एक बहुत बड़ी फैक्ट्री लगती है तो उससे हज़ारों एकड़ की ज़मीन आपकी वहाँ एक्वायर कर ली जाती है, ठीक है। थर्ड नंबर का जो पॉइंट है वो है अदर अनकल्टिवेटेड लैंड। देखिए नॉन कल्टिवेटेड लैंड के साथ साथ कुछ और ज़मीन भी आ गई जिसको हमने रखा है अदर अनकल्टिवेटेड लैंड। अनकल्टिवेटेड मतलब भी वही होता है जिसको जहाँ पे कोई क्रॉप नहीं लगाई गई है, एक्सक्लूडिंग फॉलो लैंड। अब फॉलो लैंड का मतलब क्या होता है, फॉलो लैंड का मतलब होता है ऐसी भूमि, तो फॉलो लैंड का मतलब होता है, देखिए यहाँ पे लिखा है फॉलो लैंड में दो टाइप दिए हैं, करंट फॉलो लैंड, करंट फॉलो लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन फॉर 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चर ईयर। सेकंड है अदर देन करंट फॉलो लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर द पास्ट 1 to 5 एग्रीकल्चर ईयर। देखिए हिंदी में इसको बोलते हैं परती भूमि। कई बार आपने सुना होगा कि जैसे क्रॉप साइकिलिंग एक वर्ड होता है, उसमें क्या होता है कि हम कुछ एक पर्टिकुलर टाइम के लिए अपनी जो लैंड है उसको खाली छोड़ देते हैं, ठीक है। खाली छोड़ने से क्या होता है कि देखिए अगर आप रेगुलर किसी ज़मीन पे क्रॉपिंग करते हैं, आजकल मैंने देखा है कि एक साल में 3-4 अलग अलग क्रॉप्स लगाई जा रही हैं, ठीक है। आपकी जो भूमि है, आपकी जो लैंड है, उसको आप बिल्कुल भी टाइम के लिए खाली नहीं छोड़ रहे हैं, तो इससे क्या होता है उसमें जो मिनरल्स होते हैं उनका बहुत ज़्यादा यूटिलाइजेशन हो रहा है, तो इसकी वजह से एक बार उनकी कमी हो जाती है, ठीक है। तो अगर एक बार मिनरल्स की अगर कमी हो गई है लैंड में, तो फिर वो उसकी जो फर्टिलिटी है उस पर असर पड़ता है, ठीक है, फर्क पड़ता है और वो डिग्रेड हो जाती है। कोई भी ज़मीन अगर डिग्रेड हो रही है तो फिर वहाँ पे आपका जो एवरेज है कल्टीवेटेड क्रॉप्स का वो बहुत कम आने लगता है और क्वालिटी भी ख़राब आने लगती है, ठीक है। तो हम क्या चाहते हैं कि हमारी जो लैंड है वो थोड़ी सी उसकी क्वालिटी अच्छी रहे, तो उसके लिए बहुत अच्छा तरीका होता है कि आपकी जो लैंड है उसको ईयर में कुछ टाइम के लिए 3-4-5 महीनों के लिए थोड़ा सा खाली छोड़ा जाए, तो वो जो लैंड होती है वो अपना जो क्वालिटी है उसको रिकवर कर लेती है, उसमें ऐसा बिहेवियर होता है। तो अब फॉलो लैंड उसी ज़मीन को बोलते हैं जिसको खाली छोड़ दिया गया है, ठीक है। तो पहला तो वो फॉलो लैंड है जो 1 एग्रीकल्चर ईयर या उससे कम के लिए, ठीक है। साल में आप 3 फसल ले सकते हैं, ठीक है, 3 अलग अलग क्रॉप्स अपने लैंड में लगा सकते हैं। तो पहला मामला तो ये हो गया कि आप किसी एक क्रॉपिंग सीजन के लिए उसको खाली छोड़ दीजिए, वो भी बेटर है अगर छोड़ सकते हैं तो, ठीक है। अगर उससे अच्छा चाहते हैं तो कभी कभी 1, 2, 3, 5 या 10 साल के बाद उसको पूरा 1 एग्रीकल्चर ईयर के लिए आप छोड़ दीजिए, ठीक है, तो वो और ज़्यादा बेटर रहेगा। तो पहले पॉइंट में क्या है जिसमें 1 साल 1 ईयर या उससे 1 सीजन के लिए छोड़ा गया है, ठीक है। एंड सेकंड है अदर देन करंट फॉलो लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर द पास्ट 1 to 5 ईयर्स, ठीक है। इसमें ज़मीन को कितने टाइम के लिए खाली छोड़ा गया है, ऐसी ज़मीन जिसको 1 साल से फ्रॉम 1 ईयर to 5 ईयर के लिए अनकल्टिवेटेड छोड़ दिया गया है, जिससे कि उसकी जो क्वालिटी है वो थोड़ी सी इंक्रीज हो जाए। तो ऐसी जो ज़मीन है उसको हम बोलते हैं फॉलो लैंड, ओके। नेट सोन एरिया, नेट सोन एरिया का क्या मतलब है, देखिए हमारे पास बहुत सारा लैंड है, लेकिन सिर्फ वही लैंड हम नेट सोन एरिया में कैलकुलेट करते हैं जिस एरिया पे उस पर्टिकुलर ईयर में क्रॉपिंग की गई हो। देखिए ये एवरी ईयर चेंज होता है, नेट सोन एरिया कभी भी फिक्स नहीं होता है, ठीक है। हो सकता है आज हमने बहुत सारी ज़मीन पे खेती की हो, नेक्स्ट ईयर कुछ प्रॉब्लम हो गई हो, बहुत सारे जो फार्मर्स हैं वो क्रॉपिंग कर ही नहीं पाए हों, तो उस केस में हमारा नेट सोन एरिया कम हो जाएगा। कभी कुछ एक्स्ट्रा ज़मीन पे क्रॉपिंग की गई हो तो नेट सोन एरिया इट मीन्स दैट पर्टिकुलर एरिया ऑन विच क्रॉपिंग इज डन एंड दैट पर्टिकुलर ईयर, ओके। अब देखिए लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, इसके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, द यूज ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड बोथ बाय फिजिकल फैक्टर सच एज टोपोलॉजी, क्लाइमेट एंड सॉइल टाइप एज वेल एज ह्यूमन फैक्टर सच एज पॉपुलेशन डेंसिटी, टेक्नोलॉजी, कैपेबिलिटी एंड कल्चर एंड ट्रेडिशन एटसेट्रा। देखिए इसका मतलब क्या है कि हमारी जो ज़मीन है, ठीक है, जो लैंड है उसका यूज जो है किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, उस एरिया के फिजिकल फैक्टर्स पे, ठीक है। फिजिकल फैक्टर्स में क्या जाता है, टोपोलॉजी। टोपोलॉजी का मतलब होता है उस पर्टिकुलर जगह की बनावट कैसी है, ठीक है, किस टाइप का स्ट्रक्चर है, वो प्लेन्स हैं, माउंटेन्स हैं, प्लेट्यूज हैं। उसके अलावा क्लाइमेट, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है। देखिए कुछ क्रॉप्स होती हैं जो माउंटेनियस रीजन में बहुत अच्छे से होती हैं, क्या उसको आप प्लेन एरिया में लगा सकते हो, तो
नहीं कर सकते हो ना। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो लैंड का यूज है वो डिपेंड करता है उस एरिया की टोपोलॉजी पे, ठीक है। दूसरा क्लाइमेट पे भी डिपेंड करता है। अब कोई क्रॉप्स होती है उसको बहुत ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, पूरे साल भर पानी की ज़रूरत होती है। क्या आप उसको ऐसी जगह पे लगा सकते हो जहाँ पे रेनफॉल बहुत कम होता है? नहीं। तो यहाँ पे एक ऐसी क्रॉप है जिसको बहुत आपको कूल ठंडा एटमॉस्फेयर चाहिए होता है, कम टेम्परेचर में रहती है। क्या आप उसको राजस्थान में लगा सकते हो? नहीं लगा सकते हो। एक क्रॉप है जिसको बहुत हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, क्या उसको आप जम्मू कश्मीर में लगा सकते हो? नहीं लगा सकते हो ना। एक क्रॉप होती है जिसको आपको ह्यूमड एटमॉस्फेयर चाहिए होता है, क्या आप उसको राजस्थान में लगा सकते हो? नहीं। तो अलग अलग टाइप की जो टोपोलॉजी है उसके अकॉर्डिंग आप अलग अलग एरिया में अलग अलग टाइप का उसका यूज़ करोगे, ठीक है। सॉइल टाइप्स इस पर भी डिपेंड करता है। कुछ क्रॉप्स को रेड सॉइल चाहिए होती है, किसी को ब्लैक सॉइल चाहिए होता है, किसी को येलो सॉइल चाहिए होता है। तो ये डिपेंड करता है कि हम किस एरिया में कौन सा यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। लैंड का क्या यूज़ कर रहे हैं वो डिपेंड करता है वहाँ की टोपोलॉजी पे, क्लाइमेट पे, सॉइल टाइप पे, ठीक है। और इसके अलावा ह्यूमन रिसोर्स भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि वहाँ का जो ह्यूमंस हैं, ठीक है, या जो टेक्नोलॉजी वहाँ पे अवेलेबल है वो उस लैंड का किस तरह से यूज़ करने की हमको परमिशन देती है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, हो गया। टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। मैंने दिखाया था 32,80,000 के अराउंड हमारा स्क्वायर किलोमीटर के अराउंड एरिया है, ठीक है। मिलियंस में क्या हो जाता है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। However, available only 93% of the total geographical area because the land use reported for most of the northeast states except Assam has not been done fully moreover, ठीक है। तो हमारे पास जो टोटल एरिया है उसका 93% का ही डेटा हमारे पास मेनली यूजफुल है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट की जो ज़मीन है, नॉर्थ ईस्ट में कौन कौन से, देखो नॉर्थ ईस्ट में 7 स्टेट्स आ जाते हैं, उनका नाम आप मुझे कमेंट में बताइएगा, ठीक। तो वो जो 7 स्टेट्स हैं तो वहाँ का जो डेटा है वो हमारे पास प्रॉपरली यूजफुल नहीं है। इसके अलावा बहुत सारा जो एरिया है वो जैसे POK हो गया, पॉक ऑक्यूपाइड कश्मीर, ठीक है, या आपका कुछ एरिया चाइना ने भी हमारा कवर करके रखा है। तो या बोल सकते हैं कि डिस्प्यूटेड है, सॉरी नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्प्यूटेड एरिया है बहुत सारा, तो उसका डेटा भी हमारे पास अवेलेबल नहीं होता है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे द लैंड अंडर परमानेंट पास्चर हैज़ ऑल्सो डिक्रीज। देखिए पास्चर लैंड जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंट्री के लिए। क्यों? क्योंकि हमारा जो ह्यूज कैटल पॉपुलेशन है उसको हमको फीड करना होता है। तो जो हमारा पास्चर एरिया है वो काफ़ी कम गया है। देखिए जैसा कि अगर आप पुराने टाइम पे देखेंगे, अगर आप इसके ऊपर अगर आप जाएंगे यहाँ, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो जो पास्चर लैंड है, परमानेंट पास्चर लैंड ब्लू कलर में जो दिख रहा है 4.71% था। अभी देखिए ये कब था, 1960-61 में जब सर्वे हुआ था, और आप देखिए यहाँ पे वो कितना बचा है, 3.3% बचा हुआ है। तो इसमें अगर डिग्रेडेशन होता है, इसमें अगर कमी आती है तो हमारे जो ह्यूज कैटल्स पॉपुलेशन है उसको फीड करने के लिए हमको प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। अब अच्छा एक चीज़ और, जो हमारा जो फॉलो लैंड है, ठीक है, एक तो मैंने क्या बताया फॉलो लैंड क्या है, जिसको अनकल्टिवेटेड छोड़ दिया गया है कुछ टाइम के लिए, लेकिन 1 साल के लिए जिसको फॉलो लैंड को अनकल्टिवेटेड छोड़ा है वो ज़मीन ठीक ठाक क्वालिटी का होता है, ठीक है। लेकिन अब बहुत सारा ऐसा फॉलो लैंड है आइदर और पुअर क्वालिटी का फॉलो लैंड है, तो उसमें अगर आप कल्टीवेशन करते हो तो उससे आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है और पुअर क्वालिटी की क्रॉप्स आपको मिलती हैं। तो वो उस फॉलो लैंड को भी हम बहुत ज़्यादा यूजफुल मान नहीं सकते हैं, तो उसको भी मैक्सिमम टाइम हम अपना जो नेट क्रॉप एरिया उसमें इंक्लूड नहीं करते हैं। हैंस दीज लैंड्स आर कल्टिवेटेड वंस और ट्वाइस इन अबाउट 2 to 3 ईयर्स। ये ऐसी फॉलो लैंड है जिसको 2-3 साल में एक बार हम क्रॉप वहाँ पे लेते हैं। तो अब जब जिस साल हम वहाँ पे क्रॉप लेंगे उसी ईयर हम उसको हमारे नेट क्रॉप एरिया में इंक्लूड करेंगे, अदरवाइज उसको इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक। ओके, तो इसके अलावा देखिए द पैटर्न ऑफ नेट सोन एरिया वेरीज ग्रेटली फ्रॉम वन स्टेट टू अनादर। हाँ, वेरीज ग्रेटली फ्रॉम वन स्टेट टू अनादर। इट इज ओवर 80% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ पंजाब। देखिए अलग अलग स्टेट में जो नेट सोन एरिया है वो अलग अलग है। जैसे अगर आप बात करें पंजाब की, है ना, तो पंजाब पे जो है 80% एरिया, वहाँ का जो टोटल जोग्राफिकल एरिया उसका 80% जो एरिया है वो आपका कल्टिवेटेड एरिया होता है, नेट सोन एरिया होता है, जो कि बहुत ज़्यादा है, इसलिए पंजाब में बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। इसके अलावा हरियाणा में भी ये 80% के अराउंड है, ठीक है। एंड लेस देन 10% इन अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश क्या है आपका, नॉर्थ ईस्ट में आता है, माउंटेनियस रीजन है, तो यहाँ पे जो नेट सोन एरिया है वो बहुत ज़्यादा कम है, 10% अराउंड, ठीक है। तो टोटल एरिया का 10% है कि बहुत कम है। तो यहाँ ऐसे एरियाज में क्या होता है, जो फूड क्रॉप्स होती हैं उनकी अवेलेबिलिटी बहुत कम होती है, ठीक है।
फूड की कमी आ जाती है। मिजोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार आइलैंड, तो इन एरियाज में नेट सोन एरिया बहुत कम है। फॉरेस्ट एरिया इन द कंट्री इज फार लोअर देन द, अब देखिए मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जो फॉरेस्ट एरिया होता है किसी भी कंट्री के इकोलॉजिकल सिस्टम के बैलेंस के लिए, है ना, वहाँ का एटमॉस्फेयर है वो ठीक ठाक बना रहे, इसके लिए रिक्वायरमेंट ये होती है कि उस एरिया का टोटल जितना भी जोग्राफिकल एरिया है उसके हिसाब से 33% एरिया आपका जो होता है वो फॉरेस्ट एरिया होना चाहिए, ठीक है, तभी उस पर्टिकुलर कंट्री में एक अच्छा एटमॉस्फेयर आपको मिल सकता है, अच्छा बैलेंस मिल सकता है आपको देखने को। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट कितनी है, 33% की। लेकिन हमारे यहाँ जो है, ठीक है, इंडिया में अगर आप देखें तो वो 33% से बहुत कम है, अराउंड 22-23, मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं पता है, बट अराउंड 22, 23, 24 ये परसेंटेज में हमारे यहाँ टोटल लैंड एरिया का जो है फॉरेस्ट अवेलेबल है, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952, इट वॉज कंसिडर्ड एसेंशियल फॉर मेंटेनेंस फॉर द इकोलॉजिकल बैलेंस द लिवलीहुड ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल हु लिव ऑन द फ्रिंक्स ऑफ दिस फॉरेस्ट डिपेंड्स अपॉन इट, अ पार्ट ऑफ द लैंड इज turned as wasteland and land put to other non-agriculture uses. Wasteland include rocky area and desert। देखिए यहाँ पे उन्होंने ये भी बोला है कि जो फॉरेस्ट है वो इसलिए भी इम्पोर्टेंट, देखिए एक तो इकोलॉजिकल सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए फॉरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है, दूसरा बहुत सारे जो लोग होते हैं जो इन फॉरेस्ट में रहते हैं तो उनकी जो लाइफ है वो फॉरेस्ट प्रोडक्ट से पूरी तरह से चलती है, क्योंकि वो वहाँ पे अपना जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो फॉरेस्ट से पूरा करते रहते हैं और अपनी जो आर्थिक गतिविधियाँ हैं, ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, उनको भी उन फॉरेस्ट की मदद से वो पूरा करते हैं। अच्छा, फॉरेस्ट में भी बहुत सारा जो लैंड होता है, देखिए जो माउंटेनियस रीजन होता है वहाँ पे ऐसा नहीं है कि सारे लैंड फॉरेस्ट लैंड होता है, बहुत सारा लैंड कैसा होता है, रॉकी माउंटेन्स होते हैं, ठीक है, मतलब पथरीली ज़मीन होती है, वो कोई काम की नहीं होती, कई जगह उबड़ खाबड़ ज़मीन होती है, वो भी कोई काम की नहीं होती, वहाँ पे प्लांट्स भी नहीं होते हैं, तो उस सब को भी वो भी हमारे लिए थोड़ा सा बेस्ट लैंड के अंतर्गत आ जाती है। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ और लिखा है, डिग्रेडेड लैंड। डिग्रेडेड लैंड क्या होती है, देखिए अगर आप किसी भी लैंड को बहुत लंबे टाइम तक यूज़ करते हैं, रेगुलर उसका एक्सप्लॉयटेशन करते हैं और वहाँ पे आप उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए कोई प्रयास नहीं करते हैं, ठीक है, आप केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ कर रहे हैं, गलत तरीके से यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, बहुत लॉन्ग टाइम के बाद वो जो ज़मीन होती है वो उसकी जो फर्टिलिटी है वो लॉस्ट हो जाती है, तो इस टाइप की ज़मीन को बोलते हैं डिग्रेडेड लैंड, ठीक है। तो इसका जिम्मेदार कौन है, ह्यूमन खुद है, ह्यूमन ग्रीड इसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि वो क्या है कि बहुत स्पीडली बहुत तेज़ी से ज़मीन को यूज़ कर रहे हैं और उसको रेस्ट नहीं करने दे रहे हैं, ठीक है, उसको टाइम नहीं दे रहे हैं रिकवर होने के लिए, तो ऐसी ज़मीन को बोलते हैं हम डिग्रेडेड लैंड, ठीक है। तो अब देखिए डिग्रेडेड लैंड के बारे में और थोड़ा सा हम आगे यहाँ पे पढ़ लेते हैं, लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मीजर, ठीक है, कैसे लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है और उसको हम बचाने के लिए क्या क्या मीजर्स यहाँ पे लिए जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए बहुत अच्छी बात लिखी हुई है, क्या लिखा हुआ है, ओके, वी हैव शेयर्ड आवर लैंड विद पास्ट जनरेशन एंड वेल हैव टू डू सो विद द फ्यूचर। देखिए हमारी जो लैंड है हमको मिली हुई है, हमारी पास्ट जनरेशन से मिली हुई है, ठीक है, उन्होंने भी इसको यूज़ किया है, लेकिन उन्होंने इसका यूज़ बहुत अच्छे तरीके से किया है जिससे कि हमको अच्छी क्वालिटी की लैंड आज मिल पाई है। तो यहाँ पे हमारा भी ये फर्ज बनता है कि हम भी हमारी जो लैंड है उसका ज़मीन वो उसका यूज़ इस तरह से करें कि हमारी फ्यूचर जनरेशन भी इसका फ़ायदा उठा पाएँ, ठीक है। 95% ऑफ आवर बेसिक नीड्स फॉर फूड, शेल्टर एंड क्लॉथिंग आर ऑब्टेन फ्रॉम द लैंड। देखिए हमारी जो ज़रूरतों का 95% मटेरियल होता है, चाहे वो फूड हो, क्लॉथ्स हो, ठीक है, कुछ भी हो, वो सारा हमको लैंड से ही मिलता है। इवन मैं तो कहता हूँ 95% से ज़्यादा होना चाहिए। ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैव नॉट ओनली ब्रॉड, अच्छा एक चीज़ और क्या लिखी है कि हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, इससे हमने ज़मीन को नुकसान तो पहुंचाया ही है, साथ ही साथ हमने ऐसी कंडीशंस भी बता दी हैं कि नेचुरल फोर्सेस भी अब उसको रिकवर करने के बजाय नुकसान पहुंचाने लगे हैं। जैसे कि देखिए सब ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज डिफॉरेस्टेशन, अब हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं, ठीक है, डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है प्लांट्स को बहुत तेज़ी से काटना। ओवर ग्रेजिंग करते हैं, ठीक है, अगर किसी ग्रेजिंग एरियाज है वहाँ पर बहुत ज़्यादा चारा कटाई हो जाती है तो क्या माइनिंग हो जाती है। अच्छा किसी एरिया में माइनिंग भी होती है, माइनिंग करते हैं तो क्या होता है, बड़ी बड़ी माइंस खुदती हैं, ठीक है, खुदाई होती है ना वहाँ पे डायनामाइट लगा के ब्लास्टिंग की जाती है, जिससे कि जो आपका लैंड का स्ट्रक्चर है वो काफ़ी वीक पड़ जाता है, उसमें क्रैक्स आ जाते हैं। एंड तो इस सब की वजह से क्या होता है, जैसे आप देखें अगर किसी एरिया में अगर चारा लगा हुआ है तो वहाँ की ज़मीन काफ़ी स्ट्रांग होती है, ठीक है, वो आसानी से पानी डालने पे वो अपने स्थान नहीं छोड़ती है, बहती नहीं है वहाँ से। लेकिन अगर वहाँ से सारा ओवर ग्रेजिंग हो गई, पूरा चारा हट गया है तो पूरी ज़मीन आसानी से अपना जगह से, जैसे ही पानी आएगा, फ्लड आएगी, वो वहाँ से बह के अलग चली जाएगी, ठीक है। तो मिट्टी अगर बह के एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो उससे हमारा नुकसान होता है, ठीक।
माइनिंग से क्या प्रॉब्लम है, माइनिंग की वजह से क्या होता है, ब्लास्टिंग होती है, ब्लास्टिंग से जो आपका स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा मिट्टी का वीक हो जाता है, ठीक है, माउंटेनस एरिया में काफ़ी लैंडस्लाइड्स होने लगते हैं इसकी वजह से, ठीक है। माइनिंग साइट्स आर अबंडेंट आफ्टर एग्जीबिशन वर्क इज कम्प्लीट। देखिए जो माइनिंग साइट्स होती हैं वहाँ पे ज़रूरत के हिसाब से जितना भी माइनिंग करना होता है कर लेते हैं, उसके बाद बहुत गहरे गहरे क्रेटर्स बन जाते हैं, उनको फिर वो क्या करते हैं, अबंडेंस खाली छोड़ देते हैं, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा में। तो अब वो जो अबंडेंट एरिया है वो काफ़ी नुकसानदायक होता है, ठीक है। आपके वहाँ पे बहुत सारी जो वाइल्ड लाइफ एक्टिविटीज़ होती हैं उनके लिए भी नुकसानदायक होता है। इसके अलावा जो आपका अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा वीक पड़ने लगता है उस पर्टिकुलर एरिया में, ठीक। अब देखिए आगे क्या लिखा है। अच्छा एक चीज़ और है यहाँ पे, वो ये है कि जो जो क्रेटर्स बनते हैं, बहुत गहरे गहरे गड्ढे बन जाते हैं, ठीक है, माइनिंग की वजह से। तो उनमें क्या है, वाटर लॉगिंग होती है, पानी इकट्ठा होता है। अब जब पानी इकट्ठा होता है तो उस पर देखिए वहाँ पे क्या है कि मिनरल्स की थोड़ी सी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, तो इसकी वजह से जो वाटर है वो बहुत ज़्यादा सलाइन हो जाता है, सैलिनिटी बढ़ जाती है, एल्कलिनिटी। देखो एल्कलिनिटी क्या होती है, क्वालिटी होती है, एल्कलाइन कुछ मेटल्स होती हैं वो अगर पानी में मिल जाए तो हमारी हेल्थ के लिए ठीक नहीं होती हैं। तो अब वही पानी बाद में थोड़ा सा ड्रेनेज के थ्रू धीरे 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 अर्थ के इनर में पहुंच जाता है और वहीं से वो हमारे पीने के लिए भी यूज़ होता है कहीं ना कहीं से। तो इससे क्या है कि वाटर की सैलिनिटी बढ़ने से थोड़ा सा वाटर क्वालिटी डिग्रेड होती है। द मिनरल प्रोसेसिंग लाइक ग्राइंडिंग ऑफ लाइमस्टोन फॉर सीमेंट इंडस्ट्री एंड कैल्साइट एंड सोपस्टोन फॉर क्रीमिक इंडस्ट्री जनरेट ह्यूज क्वांटिटी ऑफ डस्ट इन एटमॉस्फेयर। देखिए जो माइनिंग होती है उससे डस्ट का प्रॉब्लम तो होता ही है, ठीक है, क्योंकि ब्लास्टिंग होती है, फिर उसका क्रशिंग होती है, तोड़ा जाता है पत्थर को, तो उससे एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा डस्ट होती है और डस्ट की वजह से हमेशा आपका टेम्परेचर इंक्रीज होने के चांसेस रहते हैं, ठीक। तो हाँ, तो यहाँ पे कई ये जो आपका माइनिंग है इसकी वजह से बहुत सारे नुकसान हमारे एटमॉस्फेयर को हो रहे हैं, ठीक है। एयर पॉल्यूशन बढ़ रहा है, ठीक है, जैसे फॉरेस्ट एरिया में तो एयर क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, लेकिन अब चूंकि वहाँ पे माइनिंग हो रही है तो बहुत सारी मशीनरीज होती है तो उससे एयर पॉल्यूशन क्रिएट होता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। लैंड पॉल्यूशन तो हो ही रहा है क्योंकि वेस्ट निकलता है बहुत सारा। वाटर पॉल्यूशन के बारे में मैंने आपको बता दिया है जो वाटर लॉगिंग से हो रहा है। लेकिन अब देखिए हमको इसको कंट्रोल करना होगा किसी भी तरह से। इसके बहुत सारे अलग अलग उपाय हो सकते हैं, ठीक है। वो उपाय क्या क्या हैं, ठीक है, यहाँ से अगर आप देखेंगे देर आर मैनी वेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। एफॉरेस्टेशन देखो जैसे डिफॉरेस्टेशन होता है फॉरेस्ट को कट करना, वैसे ही उसका अपोजिट होता है एफॉरेस्टेशन। अगर आप किसी पर्टिकुलर एरिया में प्लांट्स लगाते हो, देखो मिनी फॉरेस्ट बोलते हैं इनको, ठीक है। अगर आप किसी पर्टिकुलर एरिया में बहुत ज़्यादा प्लांट्स लगाओगे तो वहाँ पे एक फॉरेस्ट क्रिएट हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं एफॉरेस्टेशन। ये कीजिए। प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग लैंड है उसका मैनेजमेंट अच्छे तरीके से अगर आप करेंगे तो उससे हमको निश्चित ही फायदा देखने को मिलेगा। प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट्स ऑफ प्लांट्स, कंट्रोल ऑन ओवर ग्रेजिंग, स्टेब्लिशन ऑफ सैंड ड्यून्स, ओके, बाय ग्रोइंग थ्रोनी बुशेस आर सम ऑफ द मेथड्स टू चेक लैंड डिग्रेडेशन इन एरिड एरिया। देखिए जो कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ पे प्लांटिंग नहीं हो सकती, ज़मीन काफ़ी ख़राब होती है, तो वहाँ पे आप ऐसे कुछ प्लांट्स लगाइए, ठीक है, जो मतलब ऐसे जो डेजर्ट प्लांट होते हैं उनको अगर आप लगाएंगे तो उससे भी आपका जो लैंड डिग्रेडेशन है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्टलैंड, कंट्रोल ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज, प्रॉपर डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स एंड वेस्ट आफ्टर ट्रीटमेंट कैन रिड्यूस लैंड एंड वाटर डिग्रेडेशन इन इंडस्ट्रीज एंड सबर्न एरिया, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, जो इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ हो रही हैं फॉरेस्ट एरियाज़ में, तो वहाँ पे अगर जो वहाँ पे जो वेस्ट मटेरियल निकलता है उसको फेंकने से पहले थोड़ा सा ट्रीट किया जाए, वहाँ पे जो वाटर होता है, वाटर लॉगिंग होती है उसको रोका जाए और थोड़ा सा एफॉरेस्टेशन किया जाए। तो ऐसे कुछ छोटे छोटे आइडियाज़ हैं जिनको आप इम्प्लीमेंट करके लैंड डिग्रेडेशन को रोक सकते हैं, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, ये टॉपिक हमारा खत्म होता है। अब हम यहाँ से पढ़ेंगे सॉइल रिसोर्सेज के बारे में, सॉइल के कितने टाइप्स होते हैं, अलग अलग टाइप की सॉइल्स, ठीक है। काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप मेरे साथ बने रहिए। एक चीज़ और, यहाँ पे जो मैक्सिमम स्टूडेंट वो जो वीडियोस देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, ओके, जिससे कि हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा, हम और अच्छा आपके लिए कंटेंट यहाँ पे बना पाएंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय।